सोचिए एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो अपने आप बिना रुके पैसा बनाता रहे। ये सपना कितना कमाल का लगता है ना? पर क्या ये हकीकत है या बस एक खूबसूरत धोखा? और यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों को इस दुनिया में खींच लाता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की दुनिया, जहां लगता है कि कोड की कुछ लाइनें दौलत का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे काफी अलग है। सच तो ये है कि ये जो पैसा छापने वाला एल्गो है ना, ये ज़्यादातर एक छलावा ही होता है। और ये क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की तरह सोचना पड़ेगा। वो कोई जादू नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। और ये रहा वो साइंटिफिक वर्कफ्लो। देखिए, प्रोफेशनल्स बस एक आइडिया से शुरू करते हैं, उसे डेटा पर कसौटी पर कसते हैं और फिर असल दुनिया में उतारने से पहले हर तरह से उसकी मजबूती को परखते हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस प्रोसेस के हर कदम पर कुछ छिपे हुए जाल हैं। तो चलिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल से शुरू करते हैं, डेटा। अब देखिए, आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर जिस डेटा पर उसे जांचा जा रहा है वही धोखेबाज निकला, तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी शुरू होने से पहले ही फेल हो जाती है। इन डेटा की प्रॉब्लम्स को हम 3 साइलेंट किलर्स मान सकते हैं, ऐसे खामोश कातिल जो चुपचाप बड़े से बड़े प्लान को भी तबाह कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका सामना करते हैं। पहला है सर्वाइवरशिप बायस। ये तब होता है जब हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आज के सबसे सफल स्टॉक्स पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करे, अरे भाई रिजल्ट्स तो शानदार दिखेंगे ही। लेकिन इसमें उन सभी कंपनियों को नजरअंदाज कर दिया गया जो रास्ते में डूब गईं, दिवालियां हो गईं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी मैराथन के आखिर में सिर्फ जीतने वालों का इंटरव्यू लिया जाए। अगला है लुक अहेड बायस, एक बहुत ही चालाक लेकिन उतनी ही खतरनाक गलती। ये तब होता है जब मॉडल गलती से भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे दिन के बीच में कोई ट्रेड करने का फैसला लिया, लेकिन उसके लिए दिन के अंत की कीमत का इस्तेमाल कर लिया। अरे, वो कीमत तो उस वक्त पता ही नहीं थी। ये तो अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम मशीन देने जैसा है। और तीसरा है डेटा स्नूपिंग, जिसे ओवरफिटिंग भी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में बादलों में शक्लें ढूंढना। अगर काफी देर तक देखते रहेंगे तो यकीनन कोई ड्रैगन या खरगोश दिख ही जाएगा। ठीक वैसे ही अगर डेटा पर हजारों स्ट्रैटेजीज आजमाई जाएं, तो किस्मत से कोई एक तो मिल ही जाएगी जो पास्ट में कमाल का काम करती हुई दिखेगी। पर वो कोई असली पैटर्न नहीं होता, वो सिर्फ शोर होता है, एक इत्तेफाक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी तरह डेटा की इन सारी दिक्कतों से पार पा लिया गया। डेटा एकदम साफ सुथरा है, पर अब एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक देती है, असल दुनिया की लागतें। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि डेटा के प्रॉब्लम को सुलझाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो स्ट्रैटेजी असल दुनिया की रगड़ यानी कि कॉस्ट को झेल भी पाएगी या नहीं। और ये हैं वो असल लागतें जिन्हें अक्सर थ्योरी में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर ट्रेड पर कमीशन और फीस लगती है। जिस कीमत पर हम खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें हमेशा एक छोटा सा फर्क होता है, जिसे स्प्रेड कहते हैं। बड़े ऑर्डर्स मार्केट को हिला सकते हैं और हमेशा वो कीमत नहीं मिलती जो स्क्रीन पर दिख रही होती है। तो असली बात यह है कि ये छोटी छोटी लगने वाली लागतें जुड़कर बहुत बड़ी बन जाती हैं, खासकर उन स्ट्रैटेजीज के लिए जो दिन में सैकड़ों बार ट्रेड करती हैं। इन लागतों की वजह से एक स्ट्रैटेजी जो कागज पर तो बहुत मुनाफे वाली दिख रही थी, वो असल दुनिया में आसानी से घाटे का सौदा बन सकती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम्स की इतनी बात कर ली है, तो चलिए अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। प्रोफेशनल्स आखिर करते क्या हैं ये पक्का करने के लिए कि उनकी स्ट्रैटेजी मजबूत है? वो उसे एक बहुत ही सख्त टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। प्रोफेशनल्स खुद को धोखा देने से बचने के लिए अपने डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्से पर, जिसे इन सैंपल डेटा कहते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसके रूल्स तय करते हैं और फिर उस बनी बनाई स्ट्रैटेजी को डेटा के एक बिल्कुल नए अनछुए हिस्से पर, जिसे आउट ऑफ सैंपल डेटा कहते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम जैसा है। और वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कितना पैसा बना। नहीं, प्रोफेशनल्स के लिए रिस्क सबसे जरूरी चीज है। वो पूछते हैं जो रिटर्न मिला वो कितना कंसिस्टेंट था, सबसे बड़ा नुकसान यानी ड्रॉडाउन कितना था, और सबसे जरूरी, उस रिटर्न को कमाने के लिए रिस्क कितना लिया गया। शार्प रेशो जैसे मेट्रिक्स सिर्फ मुनाफे को नहीं, बल्कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को समझने में मदद करते हैं। और ये जो लाइन है, ये सब कुछ बयां कर देती है। मार्केट्स शोरगुल से भरे लगातार बदलते रहने वाले सिस्टम है।
आपका जो भी स्टैटिस्टिकल एज है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि मार्केट के इस रैंडम शोर शराबे में गुम न हो जाए। इसीलिए इतनी सख्ती और जांच पड़ताल जरूरी है। तो चलिए अब हम तकनीक से आगे बढ़कर उस माइंडसेट, उस सोच पर बात करते हैं जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल से अलग करती है। ये सिर्फ सही स्ट्रैटेजी ढूंढने का खेल नहीं है, ये सही प्रोसेस बनाने का खेल है। देखिए, एक टिकाऊ बढ़त किसी जादू की छड़ी से नहीं बल्कि अनुशासन से मिलती है। सफल ट्रेडर्स हमेशा संभावनाओं में सोचते हैं। वो जानते हैं कि वो गलत हो सकते हैं और इसलिए वो अपने नुकसान को काबू में रखने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जिसे बार बार दोहराया जा सके और समय के साथ बेहतर बनाया जा सके। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक यही है। बैकटेस्टिंग का मकसद ये साबित करना नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम करती है। इसका मकसद है ये साबित करने की कोशिश करना कि ये काम नहीं करती और उस कोशिश में फेल हो जाना। ये एक शक करने वाला प्रोसेस है जहां आप हर मुमकिन तरीके से अपने ही आइडिया को गलत साबित करने में जुट जाते हैं और सिर्फ अगर आप उसे तोड़ने में नाकाम रहते हैं तभी वो असली पैसे के लायक हो सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी इन सारे मुश्किल टेस्ट को पास कर लेती है, तो क्या ये गारंटी है कि वो हमेशा काम करेगी, या फिर मार्केट खुद ही इतने बदल जाते हैं कि आज का चैंपियन कल का लूजर बन सकता है? यही वो चुनौती है जो इस खेल को इतना मुश्किल और साथ ही इतना दिलचस्प बनाती है। आज हम बाजार के एक ऐसे पहलू को समझने जा रहे हैं जो अक्सर नजरों से छिपा रहता है। हम बात करने वाले हैं मीन रिवर्जन ट्रेडिंग की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार की कीमतों में जो एक छिपी हुई लय है उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट की ये जो रोज की उठापटक है ये सिर्फ एक शोर है, एक रैंडम नॉइज, या इसके पीछे कोई पैटर्न है, कोई धुन है? यही वो पहेली है जिसे मीन रिवर्जन सुलझाने की कोशिश करता है। चलिए इस बड़ी सी पहेली को एक बहुत ही आम सी चीज से समझते हैं, एक रबर बैंड। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये एक मामूली सा रबर बैंड हमें मीन रिवर्जन का पूरा खेल समझा सकता है। जैसा कि अर्नेस्ट पी चान ने कहा है कि कीमतें अक्सर अपने सही दाम से कुछ वक्त के लिए भटक जाती हैं और फिर वापस लौट आती हैं। बस यही एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। कीमतें कुछ समय के लिए रास्ता भटक सकती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने घर लौटना ही पड़ता है। तो ये मीन रिवर्जन है क्या चीज़? देखिए, सीधे साधे शब्दों में, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है तो वो हमेशा वही नहीं रहती। ठीक उस रबर बैंड की तरह जिसे खींचने पर वो वापस अपनी असली शक्ल में आ जाता है। कीमतें भी अपने औसत या मीन की तरफ वापस लौटती हैं। और ये चीज हमें बाजार में कहां-कहां दिखती है? अरे भाई, लगभग हर जगह। सोचिए, जब कोई शेयर बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसे हम ओवरसोल्ड कहते हैं, तो अक्सर क्या होता है, वो वापस उछलता है ना? और जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है, मतलब ओवरबॉट, तो उसकी कीमत वापस नीचे आती है। यहां तक कि दो मिलती जुलती चीजों की कीमतों में अगर फासला बढ़ जाए तो वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कीमतों के इस बर्ताव के पीछे बाजार की कुछ असली वजहें काम करती हैं, जो इस शोर में भी एक व्यवस्था बनाती हैं। इसके पीछे कई दिलचस्प वजह हैं। पहली वजह तो हम इंसान खुद हैं। हमारा डर, हमारा लालच। जब सब डर के मारे बेचने लगते हैं तो कीमतें हद से ज्यादा गिर जाती हैं। दूसरी वजह है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब वो कोई बड़ा ऑर्डर डालते हैं तो कुछ समय के लिए कीमत बिगड़ जाती है। और सबसे बड़ी वजह है फेयर वैल्यू, मतलब किसी चीज का असली दाम। ये एक चुंबक की तरह है जो कीमतों को ज्यादा दूर नहीं जाने देता। अच्छा, अब एक जरा से टेक्निकल शब्द है, लेकिन घबराना नहीं है। ये शब्द है स्टेशनैरिटी। इसका बस इतना सा मतलब है कि किसी चीज की कीमत का जो औसत है वो समय के साथ ज्यादा बदलता नहीं है। सोचिए, जैसे समंदर की लहरें ऊपर नीचे तो होती हैं, लेकिन समंदर का जो लेवल है वो तो वहीं रहता है ना। स्टेशनैरिटी इसी बात का गणितीय सबूत है कि कीमतें अपने औसत के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। लेकिन हर चीज एक ही रफ्तार से वापस अपनी जगह नहीं आती। यहीं पर हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमें बताता है कि कीमत को अपने औसत की तरफ आधा रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा। जिसकी हाफ लाइफ कम होती है, मतलब वो जल्दी वापस लौटता है और ट्रेडर्स के लिए उतने ही ज्यादा मौके बनाता है। तो हमने ये समझ लिया कि मीन रिवर्जन क्यों काम करता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर,
कैसे? आखिर ट्रेडर्स इस सिद्धांत का इस्तेमाल असल में करते कैसे हैं? चलिए उनके टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही कमाल का टूल है को-इंटीग्रेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे दो पक्के दोस्त हों। वो भले ही अलग अलग गलियों में घूमें, लेकिन शाम को घर एक दूसरे के आसपास ही लौटते हैं। इसी तरह बाजार में दो स्टॉक्स की कीमतें अपनी अपनी चाल चल सकती हैं, लेकिन उनके बीच का जो रिश्ता है वो बना रहता है। और ट्रेडर्स इसी दोस्ती का फायदा उठाते हैं पेयर्स ट्रेड में। इसमें क्या होता है कि जो दोस्त सस्ता मिल रहा है उसे खरीद लिया और जो महंगा हो गया है उसे बेच दिया। अब मकसद ये है कि जब उनका रिश्ता वापस नॉर्मल हो तो बीच का जो फायदा है वो कमा लिया जाए। इसमें बाजार ऊपर जाए या नीचे फर्क नहीं पड़ता। इस काम को और सटीक बनाने के लिए जी स्कोर का इस्तेमाल होता है। ये बस एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि कोई कीमत अपने औसत से कितनी ज्यादा दूर या पास है। जब जी स्कोर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है तो ये एक सिग्नल होता है कि अब ट्रेड लेने का वक्त आ गया है। और जैसे ही कीमत वापस औसत के पास आती है, मतलब जी स्कोर 0 के पास आता है, ट्रेड को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इस खेल में ट्रेड में घुसने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि सही समय पर बाहर कैसे निकलना है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियम कितने अनुशासन से फॉलो किए जाते हैं, कब प्रॉफिट लेना है और सबसे जरूरी कब अपनी गलती मानकर छोटे नुकसान में बाहर निकल जाना है। चलिए अब जरा हकीकत की बात करते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी अच्छी लगती है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें कुछ बड़े जोखिम भी हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि असली एज, असली बढ़त मिलती कहां से है। क्योंकि कभी-कभी वो रबर बैंड वापस आने के बजाय टूट भी जाता है। ऐसा तब होता है जब बाजार का पूरा माहौल ही बदल जाता है और एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। या हो सकता है उन दो दोस्तों की दोस्ती ही हमेशा के लिए टूट जाए। ये याद रखना जरूरी है कि मीन रिवर्जन एक संभावना पर काम करता है, किसी गारंटी पर नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में मीन रिवर्जन और ट्रेंड फॉलोइंग दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज हैं। मीन रिवर्जन वाला ट्रेडर हर बॉल पर 1-2 रन बनाने में यकीन रखता है, मतलब ज्यादातर छोटे-छोटे प्रॉफिट। वहीं ट्रेंड फॉलोइंग वाला ट्रेडर सही बॉल का इंतजार करता है और फिर छक्का मारता है, यानी कुछ बड़े मुनाफे। तो फिर इस स्ट्रैटेजी का असली जादू क्या है? ये कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, ये तो संभावनाओं का खेल है। असली बढ़त इस बात में है कि कितने अनुशासन से इन अस्थायी भटकाओं का फायदा उठाया जाता है और जब थ्योरी गलत साबित हो तो नुकसान को कितना सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी कि आखिर ये बाजार है क्या? एक अंधी चाल, एक रैंडम वॉक, या फिर अपनी असली कीमत के चारों ओर एक सोचा समझा नृत्य? इस पर सोचिएगा जरूर। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई उस एक बड़े मौके की तलाश में रहता है। आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो बाजार के शोर के बीच छिपा है और अक्सर बड़े मुनाफे की चाबी भी यही होता है। चलिए एक बहुत ही आसान सी चीज से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए कि बाजार की कीमतें एक रबर बैंड की तरह हैं। जब उसे बहुत ज्यादा खींचा जाता है तो क्या होता है? जाहिर है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। बस यही एक छोटा सा आइडिया हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। इसी को ट्रेडिंग की भाषा में मीन रिवर्जन कहते हैं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिद्धांत है जो कहता है कि कीमतें और रिटर्न भले ही कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चले जाएं, लेकिन आखिरकार वो हमेशा अपने एवरेज लेवल यानी मीन पर लौटकर आते ही हैं। पर यहां एक मजेदार बात है, ये जो रबर बैंड है ना, ये हर बाजार में एक जैसा काम नहीं करता। जो चीज स्टॉक मार्केट में काम करती है, जरूरी नहीं कि वो करेंसी मार्केट में भी काम करे। असली खेल तो ये समझने में है कि हर बाजार की अपनी एक अलग लय होती है, अपनी एक अलग धुन। तो चलिए सीधा इन 3 बड़े खेल के मैदानों में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में कैसे काम करता है। स्टॉक्स, करेंसीज और फ्यूचर्स। अच्छा, ये स्लाइड एक नज़र में सब कुछ साफ कर देती है। यहां हम देख सकते हैं कि इन तीनों बाजारों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के ऑर्डर्स का खेल है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी मार्केट पर ब्याज दरों जैसी बड़ी आर्थिक घटनाओं का असर होता है। और फ्यूचर्स, वो तो एकदम अलग कहानी है। वो तो असली दुनिया की सप्लाई डिमांड पर चलते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी बाजारों की दुनिया में उतरते हैं। ये वो जगह है जहां शॉर्ट टर्म रिवर्जन स्ट्रैटेजीज, मतलब कीमतों का तेजी से अपने एवरेज पर लौटना, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में इस रबर बैंड को खींचने वाली 3 बड़ी ताकतें हैं।
पहली, हम निवेशकों की भावनाएं यानी डर या लालच में आकर ज्यादा खरीदना या बेचना। दूसरी, बड़े संस्थानों के भारी भरकम ऑर्डर्स। और तीसरी, मार्केट मेकर्स की अपनी गतिविधियां जो बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखती हैं। तो इन्हीं ताकतों को समझकर ट्रेडर्स कुछ खास दांव खेलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्टॉक है जो किसी बुरी खबर के कारण अचानक बहुत ज्यादा गिर गया। ट्रेडर्स इसी मौके पर उसे खरीद लेते हैं, इस उम्मीद में कि वो जल्द ही वापस अपनी असली कीमत पर आ जाएगा। अब चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी एफएक्स की दुनिया में। यहाँ का खेल थोड़ा अलग है। यहाँ की लय स्टॉक मार्केट की तरह नहीं, बल्कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं और उनकी नीतियों से तय होती है। यहाँ हम छोटी मोटी खबरों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ खेल होता है बड़े लेवल पर। किसी देश की ब्याज दरें क्या हैं, वहाँ की सरकारी नीतियाँ कैसी हैं और वहाँ के सेंट्रल बैंक ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, ये सब मिलकर करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव लाते हैं। और आखिर में आते हैं फ्यूचर्स मार्केट पर, जहाँ ट्रेडर्स असल चीज़ों पर दाव लगाते हैं, जैसे तेल, गेहूं, सोना। यहाँ सब कुछ असली दुनिया की सप्लाई और डिमांड पर टिका होता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि फ्यूचर्स मार्केट में रिवर्जन के मौके कैसे बनते हैं। सोचिए, मौसम में अचानक बदलाव से फसल की पैदावार पर असर पड़ा या किसी देश में तेल का भंडार कम हो गया, तो इन सब से कीमतों में एक बड़ा उछाल या गिरावट आती है और वहीं रिवर्जन का मौका बनता है। तो हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग बाजारों में मीन रिवर्जन कैसे काम करता है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक एक ट्रेड नहीं खेलते, वो एक पूरा मजबूत सिस्टम बनाते हैं। ये स्लाइड प्रो ट्रेडर्स की प्लेबुक की तरह है। वो सबसे पहले सिग्नल को बाजार के शोर से अलग करते हैं, फिर वो डॉलर और बीटा न्यूट्रलिटी हासिल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ये पक्का करते हैं कि उनका दांव पूरे बाजार के ऊपर नीचे जाने पर ना हो, बल्कि सिर्फ उस एक चीज के वापस अपनी जगह पर आने पर हो। और आखिर में अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाने की जगह आप उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस तरह अगर एक ट्रेड गलत भी हो जाए तो बाकी उसे संभाल लेते हैं और आपका कुल मिलाकर जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना ही काफी नहीं है। बाजार का मूड वो तो हर रोज बदलता है और एक कामयाब स्ट्रैटेजी को भी बाजार के साथ साथ बदलना पड़ता है। एक अच्छा सिस्टम मौसम की तरह होता है। उसे पता होता है कि कब दांव लगाना है और कब पीछे हटना है। जब बाजार शांत और स्थिर होता है तब मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज बेहतरीन काम करती हैं। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है और बाजार में तूफान मचता है तो यही सिस्टम अपने आप को बचाता है और पीछे हट जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? ये जो कोट हम देख रहे हैं ये इस पूरी चर्चा का सार है। मतलब मीन रिवर्जन कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये अलग अलग तकनीकों का एक पूरा परिवार है जिसे हर बाजार की बनावट और आर्थिक माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है। ये एक हुनरमंद कारीगर की तरह है जो हर काम के लिए सही औजार चुनता है। ऐसा नहीं कि एक ही हथौड़े से हर कील ठोकने की कोशिश की जाए। सफलता सही मौके पर सही तकनीक अपनाने से ही मिलती है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर चीज अपने एवरेज पर वापस आ ही जाती है तो क्या सच में लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसी कोई चीज होती भी है? शायद बाजार की असली कहानी इन्हीं लगातार होने वाले उतार चढ़ाव में ही छिपी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि मार्केट की चालें क्या सच में पूरी तरह रैंडम होती हैं या फिर उनमें भी समुद्र की लहरों की तरह कोई छिपा हुआ पैटर्न होता है? आज हम मोमेंटम के पीछे की मैकेनिक्स को समझने वाले हैं, वो अनदेखी ताकत जो मार्केट ट्रेंड्स को आगे बढ़ाती है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मार्केट की कीमतें वाकई रैंडम होती हैं? देखिए, जो आम तौर पर माना जाता है, सच्चाई उससे थोड़ी अलग है। मार्केट में एक तरह की मेमोरी होती है, मतलब जो पहले हो चुका है उसका असर आगे आने वाली चाल पर भी पड़ सकता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले, ये मार्केट मोमेंटम आखिर है क्या चीज़? ये वो सिद्धांत है जिस पर ट्रेंड फॉलोइंग की सारी रणनीतियां टिकी हुई हैं, और ये इस आइडिया पर काम करता है कि कोई भी ट्रेंड कुछ वक्त तक बना रहता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मोमेंटम का मतलब है कि किसी एसेट का जो हालिया प्रदर्शन है उसके वैसे ही बने रहने की संभावना है। कहने का मतलब है, जो एसेट कल का विनर था वो कुछ और समय तक विनर बना रह सकता है। ये उस सोच से बिल्कुल उल्टा है जो कहती है कि कीमतें हमेशा अपने एवरेज पर लौट कर आती हैं। अच्छा, मोमेंटम को नापने के दो मेन तरीके हैं। पहला है टाइम सीरीज।
इसमें हम सिर्फ एक ही एसेट को देखते हैं कि वो अपने पास्ट के मुकाबले कैसा कर रहा है। जैसे जब कोई शेयर अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर चला जाए तो उसे खरीद लेना। और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल। इसमें हम बहुत सारे एसेट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। मतलब जो सबसे मजबूत परफॉर्मर्स हैं उन्हें खरीदो और जो सबसे कमजोर हैं उन्हें बेच दो। पर सवाल तो ये है कि ये ट्रेंड्स टिकते क्यों हैं? मतलब अगर मार्केट इतना एफिशिएंट है तो फिर ये पैटर्न आता कहाँ से है? चलिए उन ताकतों को समझते हैं जो इस करंट के पीछे काम कर रही हैं। देखिए, ट्रेंड्स के बने रहने के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन का धीरे धीरे फैलना। कोई भी खबर एक झटके में सब तक नहीं पहुंचती। दूसरा, हम इंसानों का बिहेवियर, जैसे झुंड में चलने की आदत या किसी खबर पर धीरे धीरे रिएक्ट करना। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल वजह, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं ना, उन्हें धीरे धीरे ही खरीदना या बेचना पड़ता है। और चौथा, फीडबैक लूप, मतलब बढ़ती कीमतें और खरीदारों को खींचती हैं, जिससे कीमतें और ऊपर जाती हैं। और यहीं पर इंसानी साइकोलॉजी का असली खेल दिखता है। मौका चूक जाने का डर और भेड़ चाल वाला व्यवहार कीमतों को एक ही दिशा में तब तक धकेलता रहता है जब तक कि वो जरूरत से ज्यादा न बढ़ जाएं। यही इंसानी फितरत मोमेंटम को ताकत देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ट्रेंड्स बनते क्यों हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेडर्स इस लहर की सवारी करते कैसे हैं। चलिए थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ट्रेंड को पकड़ने की कुछ बहुत ही क्लासिक जानी मानी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे मूविंग एवरेज सिस्टम, जिसमें कीमत के लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर जाते ही खरीदारी की जाती है, या फिर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, जहां कीमत के एक नए हाई या लो को पार करते ही ट्रेड में एंट्री ली जाती है। और टाइम सीरीज सिग्नल्स, जो पिछले कुछ महीनों, मान लीजिए 3 से 12 महीनों के रिटर्न को देखकर लॉन्ग जाने का सिग्नल देते हैं। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मोमेंटम और उसकी ठीक उल्टी स्ट्रैटेजी, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं, उसके बीच का फर्क बताती है। मोमेंटम में विन रेट कम होता है, मतलब आप बार बार सही नहीं होंगे, लेकिन जब सही होंगे तो प्रॉफिट बड़ा होगा। ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेस्ट काम करता है। वही मीन रिवर्जन में जीत ज्यादा बार होती है पर प्रॉफिट छोटा होता है। मोमेंटम का सबसे बड़ा रिस्क है अचानक से ट्रेंड का पलट जाना। चलिए अब अगले जरूरी पहलू पर आते हैं। कोई भी ट्रेंड हमेशा के लिए तो चलता नहीं, वो कभी ना कभी तो पलटेगा ही, और इसीलिए रिस्क कंट्रोल सबसे जरूरी चीज बन जाता है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात यह है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में छोटे छोटे घाटे होना बहुत आम बात है। इसीलिए अपने नुकसान को काबू में रखने के लिए सख्त नियम बनाना बहुत ही जरूरी है। असली खेल यही है कि आप बड़े ट्रेंड को पकड़ने के लिए छोटे मोटे झटके झेलने के लिए तैयार रहें। रिस्क मैनेजमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, वॉलेटिलिटी, यानी बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज तय करें। दूसरा, नुकसान को एक लिमिट में रखने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपने पैसों को कई अलग अलग मार्केट्स में फैलाएं ताकि रिस्क बढ़ जाए। अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। मोमेंटम सिर्फ किसी एक या 2 मार्केट की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको लगभग हर मार्केट में मिल जाएगा। ये चार्ट देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स, इंडेक्स, हर जगह मोमेंटम का असर देखा गया है। ये इस बात का सबूत है कि इसकी जड़ें मार्केट के काम करने के तरीके और हम इंसानों के बर्ताव में बहुत गहरी हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, मोमेंटम इसलिए काम करता है क्योंकि मार्केट किसी भी नई जानकारी पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे एडजस्ट होता है। और इसी धीमी एडजस्टमेंट में ट्रेडर्स के लिए मौका छिपा होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर मोमेंटम हर जगह, हर मार्केट में काम करता है, तो फिर असली रिस्क क्या है? शायद असली रिस्क उन शांत दौर में टिके रहने का है जब कुछ नहीं हो रहा होता, ताकि जब बड़ी लहर आए तो आप उसे पकड़ सकें। सोचिएगा जरूर। नमस्कार। देखिए, कोई मुनाफा कमाने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लेना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तो कुछ और है। वो है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मार्केट के पहले ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अपनी एल्गो स्ट्रैटेजीज के चारों ओर एक मजबूत किला कैसे खड़ा किया जाए। मतलब रिस्क मैनेजमेंट की जो सबसे जरूरी कला है उसे कैसे समझा जाए। चलिए शुरुआत इस एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाले विचार से करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक ढाल की तरह है,
बस खुद को बचाने का एक तरीका। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये एक अटैकिंग हथियार है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की इमारत खड़ी होती है। तो ठीक है, अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर, जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग एज हो सकती है, लेकिन अगर वो उस एज को इस्तेमाल करने के लिए गेम में ही नहीं टिका तो वो पूरी तरह से बेकार है। इसीलिए हमारा पहला मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सर्वाइव करना है। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, एल्गो ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ना? और जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो समझ लीजिए बंदूक की गोलियां हैं। अगर गोलियां ही खत्म हो गई तो फिर खेल कैसे चलेगा? मतलब अगर कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा डूब गया तो फिर दुनिया की सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिकल एज भी किसी काम की नहीं। गेम ओवर, खेल वहीं का वहीं खत्म। और हाँ, कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी बुलेट प्रूफ नहीं होती। अरे, सबसे बेहतरीन सिस्टम्स को भी लूजिंग स्ट्रीक्स का सामना करना पड़ता है। वो भी मार्केट के बदलते मूड से चौंक जाते हैं और अचानक आए झटकों से हिल जाते हैं। बस इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है। ये वो अकेली दीवार है जो एक ट्रेडर और उसकी बर्बादी के बीच खड़ी होती है। तो अगर टिके रहना ही हमारा गोल है तो हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। आखिर हम लड़ किससे रहे हैं? चलिए अब उस एक खतरे को समझते हैं जिससे लड़ने के लिए हर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किया जाता है। इस दुश्मन का नाम है ड्रॉडाउन। ये बस अपने अकाउंट के पीक से नीचे की ओर एक दर्दनाक गिरावट है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो मीट्रिक है जो न केवल फाइनेंशियल दर्द को मापता है बल्कि उस साइकोलॉजिकल दर्द को भी मापता है जो धीरे धीरे हमारे डिसिप्लिन और सिस्टम में भरोसे को खत्म कर देता है। और ड्रॉडाउन के हमले भी दो तरह के होते हैं। एक होता है तेज और गहरा वार, मतलब एक अचानक बड़ी गिरावट जो देखते देखते कैपिटल को खा जाती है। और दूसरा है धीमी मौत। एक लंबा खिंचता हुआ ड्रॉडाउन, भले ही वो बहुत गहरा ना हो, पर वो धीरे धीरे आत्मविश्वास को कुतरता रहता है, मन में शक पैदा करता है और आखिर में महंगी गलतियों की तरफ धकेल देता है। तो फिर हम इस दुश्मन से लड़ते कैसे हैं? चलिए अब उन हथियारों पर नजर डालते हैं जो हमें फ्रंटलाइन पर इस्तेमाल करने हैं ताकि हर एक ट्रेड पर रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स अनदेखा कर देते हैं। सब इस बात से परेशान रहते हैं कि कब खरीदें या कब बेचें, लेकिन सच तो ये है कि कितना दाव लगाना है, यानी पोजीशन साइज, ये अक्सर सर्वाइवल के लिए एंट्री सिग्नल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोजीशन साइज तय करने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल है फिक्स्ड फ्रैक्शनल, जिसमें हर ट्रेड पर अकाउंट का एक फिक्स्ड परसेंट, मान लीजिए 1%, रिस्क पर लगाया जाता है। इससे थोड़ा एडवांस तरीका है वॉलेटिलिटी बेस्ड साइजिंग, जो रिस्क को बराबर रखने के लिए ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स में पोजीशन को छोटा कर देता है। और फिर केली क्राइटेरियन जैसे मैथमेटिकल मॉडल भी हैं जो थ्योरी में ऑप्टिमल ग्रोथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगला टूल है एक दोधारी तलवार, लीवरेज। हाँ बिल्कुल, ये प्रॉफिट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है और छोटे छोटे एज को भी फायदेमंद बना सकता है, लेकिन ये नुकसान को भी उतनी ही तेज़ी से, बल्कि उससे भी तेज़ी से बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल करना समझ लीजिए बिना ब्रेक वाली रेस कार चलाने जैसा है। जब तक सब ठीक है बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब कुछ भी गलत होता है तो नतीजा बहुत भयानक होता है। और फिर आता है सबसे ज़रूरी, स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका असली काम है कैपिटल को बचाना, ताकि अगले दिन लड़ने के लिए मैदान में वापस आ सकें। चाहे वो प्राइस बेस्ड हो, वॉलेटिलिटी बेस्ड हो या टाइम बेस्ड, सबका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि एक खराब ट्रेड कभी भी पूरे जहाज को न डुबो दे। तो पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस, ये सब ट्रेड लेवल के टूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक मजबूत, एक रोबस्ट सिस्टम बनाने के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। ये स्लाइड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक बहुत ही डरावनी सच्चाई दिखाती है। नॉर्मल समय में ऐसा लग सकता है कि हमारा रिस्क अच्छी तरह फैला हुआ है, लेकिन क्राइसिस के दौरान जब हमें डाइवर्सिफिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही अक्सर फेल हो जाता है। कोरिलेशन अचानक बढ़ जाते हैं और सब कुछ एक साथ गिरने लगता है। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि असली मजबूती सिर्फ अलग अलग एसेट्स खरीदने से कहीं ज़्यादा गहरी होती है।
और यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है, हर स्ट्रैटेजी की एक एक्सपायरी डेट होती है। मार्केट्स कभी एक जैसे नहीं रहते। कंपटीशन, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब लगातार माहौल को बदलते रहते हैं। जो एज आज प्रॉफिटेबल है, हो सकता है वो कल काम ही ना करे। इस फिनोमिनन को स्ट्रैटेजी डीके कहते हैं, और इससे बचने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो इन चुनौतियों का सामना कर सकें? ये 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, सिंप्लिसिटी, ताकि हम पिछले डेटा की नॉइज को ओवरफिट ना करें। दूसरा, स्टेबिलिटी, ताकि सिस्टम छोटे-मोटे पैरामीटर चेंजेस से ढह ना जाए। तीसरा, रिडंडेंसी, मतलब टेक्निकल फेलियर के लिए बैकअप तैयार रखना। और आखिर में चौथा, कंटिन्यूअस वैलिडेशन, मतलब लाइफ परफॉर्मेंस की लगातार उम्मीदों से तुलना करते रहना। और हाँ, ऑपरेशनल साइड को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर टेक्नोलॉजी एक क्रिटिकल मोमेंट पर धोखा दे जाए। इसीलिए पोजीशन रिकंसिलिएशन, ऑर्डर मॉनिटरिंग और सबसे ज़रूरी एक किल स्विच जैसी चीज़ें ऑप्शनल नहीं हैं। ये वो गार्ड रेल्स हैं जिन्हें लगाना ही पड़ता है ताकि किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। अब हम आते हैं अपने किले की आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी डिफेंस लाइन पर, ह्यूमन एलिमेंट। एक फुली ऑटोमेटेड सिस्टम भी आखिर में उतना ही अच्छा होता है जितना उसको चलाने वाले इंसान का डिसिप्लिन। सोचिए, जब सिस्टम पैसे गंवा रहा हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि अरे नहीं, कुछ करो, दखल दो। उस वक्त सिस्टम पर भरोसा करना, अपने बनाए रूल्स पर टिके रहना, जब अंदर की हर आवाज़ कह रही हो कि कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। सच कहूं तो यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आखिरकार यही एक चीज़ है जो लंबे समय तक टिकने वालों को कुछ समय की चमक धमक वाली कहानियों से अलग करती है। टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी, ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन वो बुनियाद जिस पर ये सब कुछ टिका है वो है डिसिप्लिन। उसके बिना सब कुछ ढह जाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की सबसे अहम सीख को समेटते हैं। लक्ष्य नुकसान से बचना नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो नुकसान को सह सके, जो ये पक्का करे कि किसी एक नुकसान या लगातार हो रहे नुकसानों में इतनी ताकत कभी ना हो कि वो हमें खेल से ही बाहर कर दे। तो हम इस एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं, जो हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी के लिए खुद से पूछना चाहिए। क्या ये सिस्टम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बनाया गया है? क्या ये एक स्पीड बोट है जो शांत पानी में अच्छी दिखती है, या एक मजबूत जहाज़ है जिसे तूफान झेलने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।